हल्द्वानी हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट। जुमे की नमाज से पहले टीले वाली मस्जिद पर बढ़ाई गई सुरक्षा, पुलिस और पीएसी तैनात। जयंत चौधरी के बीजेपी में जाने की अटकलों पर बोले राम गोपाल यादव, कहा फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है। 11 फरवरी को अयोध्या जाएंगे यूपी के मंत्री और विधायक। यूपी रोडवेज की बसों से अयोध्या पहुंचेंगे मंत्री, परिवहन निगम ने की तैयारी पूरी। 19 दिन के अंदर दूसरी बार अयोध्या पहुंचे अमिताभ बच्चन, रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी। मथुरा में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, सड़क हादसे में स्कूटी सवार किशोरी की मौत। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुख करते हैं देश और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहली खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां हल्द्वानी हिंसा की आग में जल उठा। नैनीताल जिले में हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में उस वक्त हिंसा की चिंगारी भड़क उठी जब नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा था। हिंसा की आग इतनी भयानक थी कि पूरा शहर जल उठा। अब कैसे हैं वहां हालात, कैसे भड़की देश के सबसे शांत राज्य में हिंसा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सड़कों पर बिखरे पत्थर, रोने चिल्लाने की आवाजें, खून के छींटे और बचाव बचाव की आवाजें। किसने सोचा था कि देवों की भूमि से ऐसी भी तस्वीरें और आवाजें बाहर आ सकती है। लेकिन इस वक्त कुमाऊं का प्रवेश द्वार यानी हल्द्वानी, जहां कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे प्रदेश की शांति भंग हो गई। अब सवाल यह है कि आखिर किसने हल्द्वानी का सुकून और खुशी को छीन लिया। ये सवाल सरकारी सिस्टम से भी है, बनभूलपुरा के स्थानीय उपद्रवियों से भी है, जिस कारण शहर ने सड़क पर आज पत्थर, खून और बदहवासी देखी। 80 के दशक के बाद शायद ऐसा पहली बार हुआ जब सड़कों पर भयावह मंजर नजर आया, जहां कई घंटे तक हर तरफ पत्थरों की बारिश का तांडव चला। आग की लपटों और गोलियों की आवाज से पूरे शहर की जनता दहशत में थी। दरअसल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध रूप से बने मदरसे और मस्जिद को जेसीबी से ध्वस्त करने टीम पहुंची थी, लेकिन प्रशासन ने इस बात का आकलन नहीं किया होगा कि ऐसा भी कुछ हल्द्वानी में हो सकता है। जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ी, बड़ी संख्या में महिलाओं सहित गुस्साए स्थानीय निवासी कार्रवाई का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। उन्हें बैरिकेड तोड़ते और विध्वंस की कार्रवाई में लगे पुलिसकर्मियों के साथ बहस करते देखा गया। जिस समय जेसीबी का एक्शन चल रहा था तो उसी दौरान भीड़ हिंसक हो गई और नारेबाजी करने के बाद पथराव करने लगी। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण हो गए। बुलडोजर चलाने पहुंचे प्रशासन पर उपद्रवियों ने जमकर पथराव किया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को शांत करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया तो बवाल और बढ़ गया। इसके बाद रामनगर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई और बनभूलपुरा थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने फिर मोर्चा संभाल लिया। घुसने नहीं दिया गया, उसको सेव किया गया, लेकिन उसके जो खिड़की दरवाजे हैं, वहाँ जो फर्नीचर है, वहाँ जो अन्य सामान है, इवन पीछे से मॉब के द्वारा हथौड़े और गन से भी उसको तोड़ने की कोशिश करी गई थाने को, तो वो एक नुकसान है। उसके अलावा जितनी भी हमारे व्हीकल थे, एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी गाड़ियाँ थी, वहाँ पर जो नगर निगम की जेसीबीज थी, वहाँ की जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जिन बाइक्स और व्हीकल्स के माध्यम से वहां गए थे, उनको जलाया गया है। इस घटना के बाद हल्द्वानी के लोगों को इस जख्म से उभरने में कई साल लगने वाले हैं, लेकिन अब आपको इस पूरी हिंसा की टाइमलाइन बताते हैं कि आखिर कब, कैसे, क्या हुआ। हल्द्वानी हिंसा में क्या हुआ। 3 बजे अतिक्रमण हटाने पहुंचने लगी टीम। 4:23 पर टीम पुलिस फोर्स के साथ रवाना हुई। 4:30 बजे टीम मालिक के बगीचे में पहुंची। 4:40 पर लोग अतिक्रमण स्थल पर जुटने लगे। 4:42 पर लोगों ने विरोध शुरू किया।
4:44 पर लोगों ने बैरिकेडिंग हटाना शुरू किया। 4:51 पर अराजक तत्वों ने जेसीबी रोकी। 4:55 पर हंगामा और पत्थरबाजी शुरू हुई। 5:17 पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई शुरू। 5:20 पर लोगों ने जेसीबी तोड़ी। 5:24 पर प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। 5:35 पर उपद्रवियों ने वाहनों में आग लगाई। 5:54 पर पुलिसकर्मी घायल हुए। 6:30 बजे उपद्रवियों ने थाना फूका। 7 बजे घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल भेजा गया। 7:30 पर सीएम ने दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए। 7:48 पर शहर में कर्फ्यू का आदेश जारी हुआ। 7:55 पर उधम सिंह नगर से और फोर्स हल्द्वानी पहुंची। 8 बजे इंटरनेट सेवा बंद की गई। समय बीतता गया, उपद्रवी और उग्र होने लगे। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी और देखते ही देखते बवाल करने वालों ने थाने में आगजनी की और थाने को फूंक दिया गया। बवाल इतना बढ़ गया कि सीएम धामी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, हालात की समीक्षा की, जिसके बाद एक बड़ा आदेश दिया गया कि दंगाइयों को देखते ही उन पर गोली चला दी जाए। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने भी कहा कि वो चिंतित है। दोनों पक्षों को धैर्य से काम लेना चाहिए। है जो स्थितियाँ वहाँ पैदा हो रही हैं, मैं इस समय इस पे नहीं जाना चाहूँगा कि कौन दोषी है, कहाँ क्या गलतियाँ हुई हैं, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि सभी पक्षों को शांति बनाए रखनी चाहिए और फिर से सौहार्द कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों से संपर्क किया है। लोग सारे हल्द्वानी के लोग जिनसे भी हमारी बातचीत हुई वो बहुत दुखी भी हैं और वो लोग प्रयासरत हैं कि लोग शांत चित्त होकर के व्यवहार करें और दोनों पक्षों को, प्रशासन को भी धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। अभी तक इस हिंसा में 300 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है। कर्फ्यू लगा है, स्कूलों के साथ इंटरनेट बंद है। लेकिन अब सवाल ये है कि शहर के लिए इस हिंसा ने एक ऐसा जख्म और दाग दिया है जिसे भरने में कई साल लग जाएंगे। विशुद्ध तौर पर कानून व्यवस्था का मामला है जिसका आकलन करने में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह फेल रहा। लेकिन लोगों ने हाईकोर्ट के आदेशों की जो अवमानना की है, ठीक यूपी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी दंगाइयों पर कार्रवाई होगी, जिससे दंगाइयों से हर्जाना वसूला जाएगा। फिलहाल दावे किए गए हैं कि सब ठीक है, लेकिन जीवन वापस पटरी पर लौटने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। इस खबर के साथ हमारे सहयोगी अजय जुड़ रहे हैं। अजय, आखिर इस तरह के माहौल देवभूमि में कैसे बन गए? क्योंकि अक्सर जब ऐसी कार्रवाई करने प्रशासन जाता है तो पहले से ही नोटिस जाती है, लोगों से बातचीत होती है। आखिर उत्तराखंड में ऐसे हालात कैसे पनप गए? उत्तराखंड देवभूमि के रूप में जाना जाता और सबसे वहाँ गंगा जमुनी तहजीब की बातें होती थी, लेकिन हल्द्वानी में जो पिछले दिन हुआ वो काफी शर्मसार करने वाला है। आपको बता दें कि नगर निगम की टीम और उत्तराखंड पुलिस की टीम गई थी वहाँ पे मदरसे और मस्जिदों को खाली कराने, जो कि उनका ये कहना था कि इलीगल उस पे बने हुए हैं और वो सरकारी जमीन और उस तरह की जमीन है जिसको खाली कराने प्रशासन गई थी। लेकिन प्रशासन को ये शायद अंदाजा इस बात का नहीं था कि शायद इस तरह के हालात हो जाएंगे। जब वहाँ प्रशासन की टीम पहुंची और नगर निगम की टीम पहुंची तो जब उन्होंने वहाँ पे बुलडोजर चलाना शुरू किया तो बुलडोजर चलाने के लिए इन लोगों ने मदरसों को एक तरह से ध्वस्तीकरण करने की कोशिश की। उसी के फलस्वरूप प्रक्रिया के तहत काफी बड़ी संख्या में उपद्रवी आए। उन्होंने आगजनी, मारपीट और पत्थरबाजी और बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसको मजबूर होकर प्रशासन को भी आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घायल हो गए और
उनमें से कुछ की डेथ भी हो गई और ये शायद संख्या 300 के पार की है जो घायलों की। हो सकता है कि अभी आने वाले समय में उसमें से कुछ सीरियस है, वो संख्या और भी मृतकों की बढ़ सकती है। लेकिन आपको बताएं, गंगा जमुना तहजीब की बात करने वाली इस जमीन पे इस तरह की हरकतें हुई। आपको थोड़ा सा सिनेरियो हम बता दें कि हल्द्वानी जो है वो एक तरह से मैदानी और पहाड़ी इलाकों का बॉर्डर कहा जाएगा। आगे जस्ट नैनीताल शुरू होता है, उससे पहले ऊधम सिंह नगर है जो कि पंतनगर, वहाँ पे एक विश्वविद्यालय, एक पंतनगर जगह है, वहाँ से रास्ता हो के हल्द्वानी के लिए जाता है। तो वहाँ पे बहुतायत जो है हर तरह के लोग हैं, मुस्लिम बहुल भी क्षेत्र, वो हिंदू बहुल भी क्षेत्र। लेकिन इस तरह की जो चीजें निकल के आई वो शायद वहाँ के सौहार्द को बिगाड़ने के लिए काफी कही। जी अजय, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या फिलहाल कोई अपडेट निकलकर सामने आई है कि फिलहाल किस तरह का माहौल बना हुआ है हल्द्वानी में? ये आपको बता दें, इस समय हल्द्वानी में एक तरह से कर्फ्यू लगा दिया गया और 144 धारा भी लगाई गई और दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दी गई। कारण कि जो लगभग आधे से ऊपर जो वहाँ पे मुस्लिम माहौल इलाके हैं या जो उस तरह के इलाका है जो खास करके मलिक की बगिया के नाम से जो जाना जाता था, उसके आसपास का इलाका, उनके छतों के पत्थर ड्रोन के तहत प्रशासन को पत्थरों की तस्वीर मिली और प्रशासन मुस्तैदी से उन्हें वहां से हटाने की कोशिश में, लेकिन अभी तक वो नाकाम रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एहतियातन वहाँ पे डीएम के साथ साथ वहाँ पे सेक्रेटरी से लेकर उत्तराखंड सरकार के बड़े आला अधिकारी, पुलिस के अधिकारी मौजूद हो गए। वहीं केंद्र सरकार से भी उन्होंने मदद मांगी है, जिसके मद्देनजर कि उत्तराखंड से बहुत सारी पुलिस तो गई है, केंद्र से भी आरएएफ की 4 टुकड़ियों को भेजने की जाने की बात कही और एहतियातन आसपास के प्रदेशों में भी धारा 144 लगा दी गई। आपको बताया, आज सबसे बड़ी बात निकल के आया, जुम्मे की नमाज है, इसके मद्देनजर भी ये सुरक्षा व्यवस्था अपनाई गई और जो इस समय हालात है वहाँ काफी तनावपूर्ण है। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अजय। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट घोषित है। आपको बता दें कि आज जुमे की नमाज भी होने वाली है। इसे लेकर प्रशासन एक्शन मोड में है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने उत्तराखंड से सटे सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। हल्द्वानी की घटना को लेकर प्रदेश के सभी जिलों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए कहा गया है। साथ ही उत्तराखंड से आने वाले वाहनों और लोगों की लगातार चेकिंग करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। आपको बता दें, बीती शाम हल्द्वानी में इस हिंसा को अंजाम दिया गया, जहां पर बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में बताया जा रहा है कि अवैध मदरसा और धर्मस्थल ढहाने के लिए पुलिस और प्रशासन टीम पहुंची थी। यहां पर पहले तो स्थानीय लोगों ने पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की और अचानक ही गुस्से में आ गए। गुस्से में लोगों ने पुलिस से बहस की, उनके साथ हाथापाई की और थोड़ी ही देर बाद पुलिस पर, प्रशासन पर पथराव करना शुरू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस पथराव में सिटी मजिस्ट्रेट सहित रामनगर कोतवाल और लगभग 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी और निगम कर्मी घायल हुए हैं। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इस हिंसा के दौरान तमाम स्थानीय लोग भी घायल हुए हैं। हर तरफ से सिर्फ बचाने की आवाजें गूंज रही थी, हर कोई मदद मांग रहा था और दूसरी ओर उपद्रवी शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे। उपद्रवी लगातार हिंसा को बढ़ाते जा रहे थे, आसपास मौजूद सभी गाड़ियों में आग लगा रहे थे और जमकर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। फिलहाल मिली जानकारी के मुताबिक 6 की मौत होने की खबर सामने आई है। हालांकि अभी तक प्रशासन ने 2 मौतों की पुष्टि की है। दूसरी ओर पूरे जिले में कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट बंद है, हर कोई परेशान है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त उपद्रवियों ने इस हिंसा को अंजाम दिया, उस वक्त बनभूलपुरा थाने को भी फूंक दिया। पुलिस की जीप, जेसीबी, दमकल की गाड़ी और आसपास जितनी भी 2 पहिया वाहन खड़े थे, उन सभी को मिलाकर लगभग 70 वाहनों में आग लगा दी। पुलिस ने हालात बिगड़ता हुआ देखकर आंसू गैस के गोले दागे और लाठी चार्ज का जब आदेश मिला तो उपद्रवियों पर लाठी चार्ज भी किया। जानकारी के मुताबिक इसी लाठीचार्ज के बाद लोगों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया और उत्तराखंड यूपी से सटा हुआ राज्य है, ऐसे में यूपी में भी अलर्ट है। खबर पर ज्यादा अपडेट लेकर हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कलीम, उत्तर प्रदेश में किस तरह के मोड में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से बात की जाए उत्तराखंड के हल्द्वानी में जो हिंसा देखने को मिली है, उस हिंसा को लेकर के उत्तराखंड में तो फिलहाल कर्फ्यू का माहौल है। लेकिन अगर बात की जाए
यूपी की, तो यूपी भी हाई अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जिस तरह से शुक्रवार के दिन अगर बात की जाए तो इस शुक्रवार के दिन जुमे की जो नमाज होती है उस नमाज को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट रखा गया है। और अलर्ट रहने के साथ साथ हर धार्मिक जो स्थल है उन धार्मिक स्थलों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। क्योंकि अगर आप हमारे पीछे की जो तस्वीर देख रही होंगी, ये मकबरा शायद पीर मोहम्मद, यानी अगर बात करें यहाँ पर जो टीले वाली जो मस्जिद है, उस जी टीले वाली मस्जिद पर भी यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा हुआ है। क्योंकि तस्वीरों में आप देख रहे होंगे पुलिसकर्मी बैठे नजर आ रहे होंगे, जो पीएससी की गाड़ी है वो भी आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है। और इस चीज की पूरी मॉनिटरिंग खुद पुलिस के जो अफसर हैं वो भी करते नजर आते हैं। क्योंकि तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियां भी अंदर जा रही है नमाज पढ़ने के लिए, लोग जो पहुंच रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी पहुंचते हैं, लेकिन जो अफसर हैं वो भी लगातार समय समय पर यहाँ पे मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरों में आप साफ तौर से देखेंगे जो पुलिसकर्मी देखिए पूरी तरीके से पेट्रोलिंग करते हुए, जो हूटर के साथ पूरी पेट्रोलिंग करते हुए नजर आएंगे। जी हम अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा और करीब पहुंच करके वो तस्वीरें भी किरण जी आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे कि जो पूरी तरीके से हूटर बजाते हुए क्षेत्र में पूरी तरीके से पुलिस फोर्स गश्त कर रही है। और उस गश्त करने के साथ ही बाइक मूवर देख रहे हैं, बाइक मूवर पर है। बाइक मूवर के साथ साथ अगर आप दूसरी तस्वीर जो देखेंगे, दूसरी तस्वीर साफ तौर से आपको दिखाई देगी मस्जिद के गेट के बाहर की। जी उस गेट पर की जो तस्वीर है, उन तस्वीरों पर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यूपी हाई अलर्ट पर जिस तरीके रखा गया था, उस अलर्ट को लेकर के राजधानी लखनऊ की जो तस्वीरें हैं वो भी तस्वीरें साफ तौर से आपको नजर आ रही है। उससे आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो अलर्ट का जो मोड है, अलर्ट में जिस तरीके से पुलिस फोर्स है वो पूरी तरीके से तस्वीरें साफ यहाँ कर रही है कि हल्द्वानी की घटना के बाद से जिस यूपी को अलर्ट पर रखने के जिस तरह से डीजीपी ने निर्देश दिए, उस निर्देशों को लेकर के पूरी तरीके से पुलिस फोर्स सख्त है। जी कलीम, ये भी जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया को लेकर डीजीपी ने जो बात कही थी कि सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, क्या फिलहाल पुलिस की ओर से इस बाबत अभी तक कोई बात सामने आई है? की बात की जाए तो सोशल मीडिया को लेकर के पूरी तरीके से लड़े, लेकिन अगर किरण जी जो लाइव तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, यहाँ पर टीले वाली मस्जिद पर पैरामिलिट्री जो फोर्स की बात की जाए, एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी भी जो तस्वीरों की अगर बात करेंगे तो साफ तौर से तस्वीरों में देखेंगी यहाँ पर आरएएफ की जो टुकड़ी है वो भी पूरी तरीके से क्षेत्र में चल रही है। खुद एसीपी और इंस्पेक्टर जो है वो उनके उस टुकड़ी के साथ पूरी तरीके से क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। यानी कि अगर बात की जाए जो हिंसा को लेकर के रोकने की जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरीके से आपको नजर आ रही होंगी। आरएएफ जो टुकड़ी है वो पूरी तरीके से क्षेत्र में दिख रही है, क्योंकि इसके साथ ही पूरी पेट्रोलिंग करते हुए सभी पुलिसकर्मी क्षेत्र में सक्रिय नजर आ रहे हैं। क्योंकि अलर्ट को लेकर के, हिंसा को लेकर के किसी तरह की कोई भी अराजकता ना हो, किसी तरह की कोई हिंसा ना हो, भड़काऊ बयानबाजी ना हो, मस्जिदों की अगर बात की जाए किसी तरह की जो एक बयानबाजी होती है वो बयानबाजी ना हो, उन सभी को लेकर के पूरी तरीके से अलर्ट है। इसके साथ ही सोशल मीडिया की अगर बात की जाए, जो टीम बनी हुई है सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए, वो टीम भी पूरी तरीके से हर सोशल मीडिया अकाउंटों पर अपनी पूरी तरह से निगाह बनाए हुए है। अगर उस पर किसी तरह का कोई भड़काऊ वीडियो आता है या बयानबाजी कोई वायरल हो रही होती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के जो निर्देश दिए गए हैं वो भी पूरी तरीके से पालन होते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद कलीम। मथुरा में जल्द ही श्रद्धालुओं को नई सौगात मिलने वाली है, क्योंकि अब वृंदावन, मथुरा और गोकुल आने वाले श्रद्धालुओं को क्रूज की सवारी करने का मौका मिलेगा। दरअसल ब्रज तीर्थ विकास परिषद वृंदावन से गोकुल तक यमुना में क्रूज चलाने की तैयारी की गई है। इसके लिए एक क्रूज गुजरात से वृंदावन पहुंच भी चुका है। इसे लेकर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए यमुना नदी में जल मार्ग भी बनकर तैयार है, जो अब बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाला है। वृंदावन से लेकर के गोकुल तक एक पीपीपी मॉडल पर क्रूज चलाया जा रहा है। अभी एक क्रूज आ चुका है, बाकी और क्रूज भी आने वाले हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। तो इसमें एक क्रूज में एट ए टाइम 100 लोगों की क्षमता है, 100 लोग बैठ सकते हैं। इसके पीछे मंशा ये है कि जो हमारे पर्यटक आते हैं यहाँ पे धार्मिक प्रयोजन से, उनको यातायात की सहूलियत हो, दूसरे एक नवीन तरह का उनको अनुभव होगा और यमुना का एक जो नेचुरल व्यू है वो भी देख।
खबर नोएडा से है, जहां बीते दिन किसान जमकर प्रदर्शन करते नजर आए थे। यहां सीपी लक्ष्मी सिंह से मिले आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म कर दिया। इस दौरान सीपी सिंह ने किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई जाएगी और 1 हफ्ते में किसानों की प्राधिकरण के अफसरों से बात कराई जाएगी, जिसमें मंत्री भी मौजूद रहेंगे। का ये 8वां धरना है और हमारी जो मांगे थी वो सभी को समान मुआवजा, रोजगार मिले, एनटीपीसी के जितने भी किसान भाई हैं और तीनों अथॉरिटियों से हमारी मांग है 10% का प्लॉट मिलना चाहिए और जो आबादी का संपूर्ण निदान होना चाहिए। अब यहाँ पर हम लोग पिछले 11 दिसंबर से नोएडा अथॉरिटी में बैठे हैं और 18 दिसंबर से एनटीपीसी सेक्टर 24 में बैठे हुए हैं। आज हम संसद भवन में जा रहे थे, अपने जो नुमाइंदे हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, जो जनता के जनप्रतिनिधि, उनको अपनी आवाज़ बताने के लिए किसान रोड पर बैठा हुआ, कम से कम हमारी बात सुनिए। अभी यहाँ पर हमारी जो वार्ता हुई है, हमारा मांग यही है कि हमारी जो अपर मुख्य सचिव से बात हो, तीनों सीईओ अधिकारी से हो, जनप्रतिनिधि हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, उन सब से बात होनी चाहिए। तो पुलिस ने ये बात मांगी। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें लेकर। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना चिल्काना यमुना नदी क्षेत्र में अवैध खनन रोकने और अवैध रूप से ली जाने वाली शराब की निगरानी के लिए पुलिस और आबकारी विभाग की टीम यमुना नदी में ड्रोन लेकर पहुंची और आसपास के मोहल्लों की जांच की। सीओ सदर रुचि गुप्ता और खनन विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार यादव, थाना प्रभारी चिल्काना कपिल देव के नेतृत्व में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम, साथ ही कई टीमों ने यमुना नदी के क्षेत्र में मौजूद गांव आल्हनपुर, मजार और पंचकुआ के आसपास निगरानी की। अधिकारियों ने क्षेत्र में अफीम की खेती के बारे में जानकारी लेते हुए सभी को आगाह किया कि कोई भी किसी तरह का अवैध काम न करे। जो आने वाले चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए और ज़िले में कोई भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ना हो, और स्पेशली जो हमारी यमुना के बैंक्स हैं जहाँ पे अदरवाइज़ पहुँचना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल होता है, और सीक्रेसी मेंटेन करते हुए ड्रोन से हमने एक निगरानी करने का अभियान चलाया है। इसमें जो यमुना के बैंक्स हैं जहाँ पे हमें शिकायत मिलती है कि जहाँ पे कच्ची शराब या तोड़ी जाती हैं, आबकारी का जो उल्लंघन होता है आबकारी नियमों का,
और या फिर वहाँ पे खनन की कार्रवाई भी होती है, खनन की भी अवैध कार्रवाई वहाँ पे होती है। तो उसको ध्यान दृष्टिगत रखते हुए ड्रोन से वहाँ पे निगरानी रखी जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ऐसे पॉकेट। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां रबुपुरा थाना पुलिस ने दुष्कर्म के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों फूलों के खेत में ले जाकर आरोपी ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। वहीं ये भी खबर सामने आ रही है कि आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना रबुपुरा में पंजीकृत एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में नामित अभियुक्त राहुल गौतम को रबुपुरा पुलिस द्वारा कड़ी मेहनत करके कुछ घंटों के पश्चात ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त की निशादेही पर कपड़े बरामद करने के लिए जब उसको खेत में ले गए तो पुलिस की पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश में पुलिस पर फायर किया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ उसको पैर में गोली मार करके गिरफ्तार कर लिया है। उपचार कराने के पश्चात उसको जेल रवाना किया जा रहा है और शीघ्र ही विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। अब खबर मथुरा से है, जहां थाना रिफाइनिंग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में रफ्तार का कहर देखने को मिला। इस दौरान बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी और स्कूटी पर सवार पिता और बेटी को घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि मामले में पिता को मामूली चोटें आई हैं, जबकि किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जिसे अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टर्स ने यहां पहुंचते ही उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। घटना ये हुई थी, फरे जा रहे थे, किसी काम के लिए फरे जा रहे थे और पीछे से ट्रक ने एक्सीडेंट किया, तो इस ट्रक की वजह से वो घटना हुई है। ट्रक पकड़ लिया है मौके पर थाना रिफाइनरी में। मौनी अमावस्या को लेकर पूरे देश में श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देश की तमाम नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। वहीं सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर दिन भर स्नानार्थियों का तांता देखने को मिला। भक्तों ने यहां पर स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया और घाट पर मौजूद पुरोहितों को खिचड़ी भी खिलाई और गोदान भी किया। दरअसल मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने का काफी ज्यादा महत्व बताया जाता है। जानकारी के मुताबिक पौराणिक ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि अगर मौन रहकर इस दिन स्नान करने के बाद दान किया जाए तो अद्भुत स्वास्थ्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को भी मानसिक समस्या हो, किसी तरह का डर हो या फिर वहम की समस्या हो, उनके लिए मौनी अमावस्या का ये स्नान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सुबह से ही धार्मिक नगरियों में स्नान और दान का सिलसिला जारी देखने को मिला। इसका एक अलग महत्व है, नहावन इसको कहते हैं। ये शुरू होता है इलाहाबाद से। इलाहाबाद में इसका प्रयागराज में बहुत वृहद होता है, लेकिन उसी के अंश में जो नहीं पहुंच पाते वहां पे, वो श्रद्धालु यहां आकर मां गोमती के तट पर स्नान करते हैं और पुण्य के भागीदार बनते हैं। यहां लाखों की संख्या में लोग आते हैं और गोमती मित्र मंडल जो यहां पर कार्यरत हमेशा काम करती रहती है घाट के साफ सफाई को लेकर, वो यहां पर पूरी तरह से उनको सुविधा देने के लिए खड़ी रहती है, तत्पर रहती है। मैं गोमती मित्र मंडल को भी बधाई देना चाहता हूं कि वो इस कार्यक्रम में पुण्य के भागीदार बनते हैं। पौराणिक इसका महत्व है सीताकुंड धाम का। जो लोग प्रयागराज जिस आस्था के साथ जाते हैं, उसी आस्था विश्वास के साथ सीताकुंड धाम पर लोग इकट्ठा होते हैं और हजारों की संख्या में यहाँ माँ गोमती में अब स्नान करते हैं। यह आस्था आज से नहीं, यह अनाद काल से चली आ रही है। मौनी अमावस्या के दिन एक बड़ा पर्व होता है और आज के दिन स्नान करने से, मात्र माँ गोमती के दर्शन करने से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा लोगों का विश्वास है कि भगवान राम, उनका पूरा परिवार आज गंगा माँ गोमती में स्नान किया था। इसलिए कुश नगरी में जहाँ माँ सीता ने अपने केश को धुले थे, वहाँ लोग स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं और ये अनाज काल से चला आ रहा है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखें हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। छूट नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर हो